हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जहाँ पर मेरे टैली प्राइम का सीरीज के ऊपर आपका ये 5th वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट, अल्टर एंड डिलीट लेजर्स इन टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेजर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लेजर्स के बारे में बात करते हो तो आपको लेजर्स के ग्रुप के बारे में भी बात करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाएंगे। पहले इसका हमेशा की तरह मैं आपको नोट्स बताने वाला हूं, और नोट्स एक बार आप समझ लेंगे, उसके बाद में प्रोसेस में आपको समझा दूंगा कैसे होता है। एंड देन आपको मैं प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल के साथ में लेजर्स को टैली पे बना के दिखाऊंगा। लेजर क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, सब बातें होंगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं नोट्स में आ गया हूँ। हम बात कर रहे हैं लेजर्स की। तो टैली में आपको बता दूं, पहले से ये दो लेजर्स बने होते हैं टैली में। एक होता है आपका कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बट इसे भी एज ए लेजर ट्रीट किया गया है आपके टैली प्राइम में। तो यहाँ पर दो लेजर्स पहले से बने होते हैं, कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ये देखना है तो अल्टर में जाकर आप लेजर्स में जाकर आप इसे देख भी सकते हो। अब बेसिकली व्हाई वी क्रिएट लेजर, लेजर क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अगर हम बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मैनुअली एक एक चीज को हम हर एक ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री मैनुअली पास करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लेजर पहले नहीं बनाते, वहां पर हम जनरल एंट्री पहले बनाते हैं एंड देन हम लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, उन जनरल एंट्री की हेल्प से। बट यहाँ पर हमें क्या होता है, जब हम सिस्टम में अकाउंटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले लेजर बनाना होता है, देन उसका जनरल एंट्री पास करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि लेजर कैसे बनाना है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि व्हाई वी क्रिएट लेजर। तो लेजर क्यों जरूरी है, फॉर पासिंग अ जनरल एंट्री वी आर क्रिएटिंग व्हाट, लेजर फर्स्ट। जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें लेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू क्रिएट लेजर। यहाँ पर आप देखोगे कि हाउ टू क्रिएट लेजर, हाउ टू अल्टर लेजर एंड हाउ टू डिलीट लेजर। तो पहला हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट लेजर। सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है और देन गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाकर आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है, देन लेजर ऑप्शन में जाना है, देन क्रिएट लेजर्स करना है। जो भी आपको अप्रोप्रिएट लेजर्स बनाना है उसको आप क्रिएट कीजिए और उसका अप्रोप्रिएट ग्रुप दे दीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन उसमें आपको रिक्वायर्ड है वो पार्ट आप फिल कर दीजिए एंड देन उसे सिंपली क्या कर दीजिए, सेव। सेव करने का शॉर्टकट है Ctrl+A। अगर आपको किसी भी लेजर्स को बने हुए को अल्टर करना है तो आप कैसे करोगे, तो सिंपली अगर आपको लेजर को अल्टर करना है तो आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइए फिर से, और अल्टर पे जाइए, लेजर्स पे जाइए और अल्टर लेजर्स कर दीजिए एंड देन क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए Ctrl+A मार के। अगर किसी भी लेजर को आपको डिलीट करना है तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लेजर को डिलीट करना है तो एक बात आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि उस लेजर्स का आप यूज करके जनरल एंट्री नहीं पास होना चाहिए। अगर आपने पर्टिकुलर लेजर को यूज करके जनरल एंट्री पास कर दी है तो वो लेजर डिलीट नहीं होगा तब तक जब तक आप उस जनरल एंट्री को पहले डिलीट नहीं करते हो। इसीलिए आप उन्हीं लेजर्स को डिलीट कर पाओगे जिन लेजर्स का आपने यूज नहीं किया है जनरल एंट्री में अभी तक। तो चलिए यहाँ पर हम लेजर को कैसे डिलीट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, देन सिलेक्ट करेंगे लेजर्स को एंड विच वी वांट टू डिलीट एंड क्या करेंगे, Alt+D करेंगे एंड देन Y करेंगे। तो मतलब सिंपल है, आपको अल्टर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, देन लेजर्स में जाना पड़ेगा और जिस भी लेजर को आपको डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करके सिंपली क्या करना है, Alt+D करना है, देन Y प्रेस कर देना है, आपका लेजर्स डिलीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर लेजर बैलेंस चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर डेट पर आपको ये जानना होता है कि किसी डेटर या क्रेडिटर का कितना बैलेंस आना बाकी है, देना बाकी है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का, तो उस केस में हमें यहाँ पर DAL के थ्रू हम क्या करते हैं, हर एक पार्टीज का, ये मतलब हर एक लेजर्स का हम बैलेंस यहाँ पे ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या दिख रहा है, कंप्लीटली पूरे साल भर में उनके साथ क्या डील हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको DAL में जाकर उस पार्टी से रिलेटेड मिल जाएगा। तो बेसिकली DAL का फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले अकाउंट लेजर। तो यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, डिस्प्ले A फॉर अकाउंट्स, L फॉर लेजर्स। तो चलिए हम आगे बात करते हैं व्हाट इज लेजर ग्रुप। अब यहाँ पर बेसिकली लेजर्स तो आपने देखा कि लेजर्स क्या है, क्यों जरूरी है। जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको लेजर्स पहले बनाना पड़ता है सिस्टम में। अकाउंटिंग प्रोसेस में पहले आप जनरल एंट्री पास करते थे मैनुअली, देन आप लेजर बनाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम में उल्टा होता है, पहले लेजर्स देन उसके हेल्प से जनरल एंट्री। अब यहाँ पे बेसिकली हम बात करने हैं व्हाट इज लेजर ग्रुप। लेजर ग्रुप क्या होता है, लेजर ग्रुप बेसिकली होता है कि जब आप कोई लेजर बनाते हो तो उसको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, कहां पर उसका अप्रोप्रिएट प्लेस पे वो जाना चाहिए, उसको उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक अप्रोप्रिएट ग्रुप डिफाइन करवाते हैं। मतलब प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए उसका, इसके लिए हम उसका एक प्रॉपर ग्रुप डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे टैली में ग्रुप से कुछ बने हुए, जैसे कि
प्री डिफाइंड जो ग्रुप्स है टैली में वो टोटल 28 हैं, ठीक है। उसमें से मेन ग्रुप जो है वो 15 है, सब ग्रुप जो है वो 13 है। क्या होता है मैं समझाता हूँ, पहले मैं आपको ये पढ़ के दिखा दूं। व्हाट इज लेजर ग्रुप? लेजर ग्रुप का सिंपल काम क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना प्रॉपर लेजर्स को एट अप्रोप्रिएट प्लेस पर, ठीक है। तो वी आर सिलेक्टिंग अ लेजर ग्रुप व्हाइल प्रिपेयरिंग द लेजर्स फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द लेजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, कोई भी अगर आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट का ही अप्रोप्रिएट ग्रुप हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी आइटम अगर बैलेंस शीट में असेट साइड का है तो उसे हम एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते, इसलिए हमें प्रॉपर उसका अप्रोप्रिएट ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राइट प्लेस पर शो होगा और ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए बेसिकली मैं आपको बता दूं, टैली में पहले से जो होते हैं ना वो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। इसमें से मेन ग्रुप 15 होते हैं, सेकंड सब ग्रुप 13 होते हैं। मेन ग्रुप को हम प्राइमरी ग्रुप भी बोलते हैं, सब ग्रुप को हम सेकेंडरी ग्रुप भी बोलते हैं। अब बेसिकली ये है क्या मेन ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप? अब मेन ग्रुप में आपको जैसे बता दूं कि जैसे आप जानते हैं कि करंट असेट्स एक मेन ग्रुप है। इसके अंदर बैंक अकाउंट क्या है? ये सब ग्रुप है। अब बैंक कंपनी में एक नहीं कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक कंपनीज या हर एक बिजनेसेस या इंटरप्राइजेस के अलग अलग बैंक अकाउंट होते हैं, तो उनको बैंक अकाउंट अपने नाम से बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अपने बैंक को उनको बनाना पड़ता है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक में अगर मेरा अकाउंट है तो आईसीआईसीआई बैंक में बनाऊंगा और उसको रखूंगा अंडर बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट किसके अंदर आएगा? करंट असेट्स के अंदर। तो इस तरीके से जो करंट असेट्स है वो हमारा मेन ग्रुप है और बैंक अकाउंट जो है वो हमारा सब ग्रुप है। सब ग्रुप अंडर मेन ग्रुप के ही बना होता है, मतलब ये तो 13 सब ग्रुप है ना, ये सब के सब मेन ग्रुप के अंदर ही बने हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब ग्रुप मेन ग्रुप के अंदर बने हुए हैं। अब बेसिकली क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो सब ग्रुप है और ये जो मेन ग्रुप है ये कौन कौन से हैं। तो चलिए हम जरा इनको देखते हैं कि मेन ग्रुप कौन कौन से होते हैं टैली में और सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट लिखा गया है, 15 प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में बात किया गया है, जिसमें पहला आ रहा है आपका कैपिटल अकाउंट। आपको पता ही होगा कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अगर ओनर अपने बिजनेस में कैश या काइंड में कोई भी चीज लेके आ रहा है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। वो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। करंट असेट्स वो असेट्स होता है जिसको 12 महीने कम समय में हम कैश में रियलाइज कर लेते हैं, उसे हम करंट असेट्स बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको हम 12 महीने उससे कम समय में हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं, इसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होता है जिसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए हम 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। और बेसिकली ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। कभी कभी ऐसे एक्सपेंडिचर इनकट करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं? फिक्स्ड असेट्स होते हैं। इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे हम बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मींस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, डिबेंचर्स खरीद रहे हो या बॉन्ड खरीद रहे हो, या आप बैंक में एफडी करके रख रहे हो, ठीक है, या रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे डाल रहे हो, तो ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आते हैं। जनरली एफडी और आरडी जो होता है ये डिपॉजिट्स में भी आ सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कर रहे हो, डिबेंचर्स में कर रहे हो या किसी सिक्योरिटीज में कर रहे हो, तो यहाँ पर आप बेसिकली इसको इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, इनको आप इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट कर सकते हो। लोन लाइबिलिटी, बेसिकली नाम से आगे पता चल रहा है कि लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब लाइबिलिटी है तो हमारा ये लोन हमने लिया हुआ किसी से, तो उसको यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो लोन हमने किसी बैंक से लिया हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन से लिया हो, तो हमें उसे लोन लाइबिलिटी में रिफ्लेक्ट करना है। सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जो क्लियर नहीं है अभी तक अकाउंट्स, उसे हम सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं, मतलब सस्पेंस लेजर में रखते हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर हेड अभी तक क्लियर नहीं है कौन से लेजर में जाना चाहिए, इसके लिए हम उसको कहाँ रख देते हैं? सस्पेंस में रख देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट साइड में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गया या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, ये सब क्या हो गया? हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में ब्रांच एंड डिवीजन का कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। सेल्स अकाउंट एंड देन परचेज अकाउंट्स की बात किया जा रहा है। किसी भी तरीके का आप सेल कर रहे हो या किसी भी तरीके से आप परचेज कर रहे हो, अगर वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो आप उसको सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हो। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है एनी इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम आवर कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस का मतलब? जैसे आप देखते हो कि एक समझ लीजिए अगर एक बॉटल मैन ट्रेडिंग बिजनेस है कि एक पर्सन जिसका बॉटल बनाने का बिजनेस और बॉटल बना कर वो क्या करता है? बेचता है। या किसी भी दुकान पे आप चले जाइए, जैसे फॉर एग्जांपल गारमेंट की दुकान पे आप चले जाते हो, तो वहां पर मेन उसका बिजनेस किससे चल रहा है? कपड़े के बेचने से चल रहा है। तो उसको कपड़े के बेचने की वजह से जो भी इनकम हो रही है वो उसका क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम हो गया। पान वाले की दुकान पे जाते हो, पान बेचने से उसको जो इनकम हो रही है वो उसके लिए डायरेक्ट इनकम हो गई। आप फास्ट फूड वाले की दुकान पे जा रहे हो तो फास्ट फूड बेचने से जो उसको इनकम हो रही है वो डायरेक्ट इनकम हो गई। दैट इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ओके। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट इनकम का मतलब आपकी इनकम जनरेट तो हो रही है बट अपार्ट फ्रॉम योर कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा समझ लीजिए बॉटल का बिजनेस था, मैं बॉटल बेच के
पैसे कमा रहा था, बट हुआ क्या कि मेरे पास कुछ सरप्लस पैसे थे, मैंने उसे बैंक में एफडी कर दिए, वहां से मैं इंटरेस्ट भी कमा रहा हूँ, प्लस मेरे पास में घर भी है, मैं वहां से किराया कमा रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, उसी पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहां से मैं डिविडेंड कमा रहा हूँ, या किसी को लोन देके मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। ये सब मेरा बिजनेस नहीं था, फिर भी मैं इन सबसे पैसे कमा रहा हूं। दीज आर व्हाट माय इनडायरेक्ट इनकम। तो जैसे कि कुछ इनडायरेक्ट इनकम के मैं एग्जांपल बता दूं, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव्ड, ये सब मेरे क्या हो गए, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। मिसलेनियस रिसीव करके इनडायरेक्ट इनकम हो गया सर। उसके बाद में बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑन परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। कहने का मतलब है, जब आप गुड्स को परचेज करते हो या गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करते हो, उस समय पर लगने वाले जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। सर एग्जांपल बताइए, परचेज करने के टाइम पर तो पहला आप देखते हो वहां पर वेजेस लगता है, कैरेज इनवर्ड होता है या कैरेज होता है, ठीक है, पैकिंग चार्जेस हो गए, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के पार्ट है। सर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात करेंगे तो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड आपके मटेरियल लगते हैं, लेबर्स लगते हैं, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट लगते हैं, ये सब हमारे क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब आपका परचेस करने के टाइम पर ये एक्सपेंडिचर आपका कंपलसरी है, मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पर ये एक्सपेंडिचर आपका कंपलसरी इनकर नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो स्टाफ को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आप लीगल चार्जेस पे कर रहे हो, वाटर चार्जेस पे कर रहे हो, बैंक चार्जेस पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, कमीशन पेड कर रहे हो, डिविडेंड पेड कर रहे हो, ये सारे एक्सपेंडिचर जो भी हैं ये सब के सब कहां फॉलो होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो दोस्तों ये हमारे 15 प्राइमरी ग्रुप्स थे। तो चलिए हम बात करते हैं सब ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पर सब ग्रुप्स में पहला आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का सिंपल मीनिंग होता है एंड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं बेसिकली उसे हम रिटेन करके रख रहे हैं अपने बिजनेस में, उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम बिजनेस में रिटेन करके रखते हैं, उसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। जैसे रिजर्व और एक रिजर्व सरप्लस क्या होता है कि कुछ जो हमारे प्रॉफिट्स आए हैं, हमने कई सालों के प्रॉफिट्स को हर साल कुछ अलग अलग करके किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने क्या है यहाँ पर क्या बोलते हैं रिजर्व सरप्लस में रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आपके कुछ रिजर्व मैं आपको बता दूं, जैसे एक मेन होता है आपका कैपिटल रिजर्व आता है, रेवेन्यू रिजर्व आते हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये 3 तरीके के रिजर्व आप क्रिएट कर सकते हो और हर एक में 4-4 रिजर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली रिजर्व आप और रिटेन अर्निंग आप कर सकते हो बिजनेस में, ये भी फॉलो होता है अंडर आपके प्राइमरी ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बैंक अकाउंट। अब मैंने आपको बताया बैंक अकाउंट आपके कई सारे हो सकते हैं। समझ लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है आपका, एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, या देना बैंक में अकाउंट है, या एसबीआई बैंक में अकाउंट में, एक्सवाईजेड बैंक में आपका अकाउंट है, तो उसको आपको सबको इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा। कैश इन हैंड, अगर आपके पास में कैश है, कैश मतलब ऑब्वियसली ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, आपके लिक्विड फॉर्म में पैसा आपके हाथ में है, कैश है, तो उसको आप कैश इन हैंड में रखेंगे, ठीक है। डिपॉजिट मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी समझ लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, वहां पर आप किसी को डिपॉजिट देना पड़ता है आपको, तो वो डिपॉजिट भी इसके अंदर आ जाएगा। तो उसी चीज आप बैंक में क्या कर रहे हो, एफडी रख रहे हो, वो भी यहीं आ जाएगा। तीसरी जगह आप रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो, वो भी यहीं पर फॉल होने वाला है, ठीक है। तो ये सब डिपॉजिट्स के अंदर फॉल होते हैं। देन बात करते हैं हम लोग लोन एडवांसेस, ठीक है। ये लोन एडवांसेस असेट से गिवन है, इसका मतलब टेकन नहीं है। तो अगर आपने किसी को लोन एडवांसेस दिया है तो ऑब्वियसली आपका राइट्स होता है उसके ऊपर कि वो पैसे को आप एक सही समय पर रिटर्न ले सको उनसे, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड मतलब जिसके ऊपर आपका बिजनेस चलता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। जनरली इसका मतलब होता है राइट प्लस रीसेल इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जिसके ऊपर आपका बिजनेस टिका हुआ है, जिसके ऊपर आपका अधिकार है और उसको आप खरीद इसलिए रहे हो ताकि आप उसको रीसेल कर सको इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब आपका रोज का काम ही यही है, उसको आप स्टॉक बोलते हो। जो स्टॉक आपके पास बच चुका है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट करते हैं असेट साइड में, ठीक है। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर का मतलब होता है अगर आपने सेल किया हुआ है क्रेडिट बेसिस पे, तो उधार पे अगर आपने किसी को माल दिया उसको हम लोग सन्ड्री डेटर बोलते हैं, ठीक है। और कंपनी में एक डेटर्स नहीं होते इसलिए उसको हम लोग सन्ड्री के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे डेटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ऊपर। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होता है कि जितने भी टैक्सेस है लाइक सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी है या यूटीजीएसटी है, या अगर हम बात करें टीडीएस है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सारे ड्यूटीज को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लायबिलिटी साइड में हमें शो करता है। प्रोविजंस, आप किसी भी एक्सपेंडिचर का प्रोविजन करके रखे हो, कि प्रोविजंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर फ्यूचर में उसका एक्सपेक्टेशन है कि ये होगा ही होगा और उसकी श्योरिटी है कि ये होने वाला है। तो अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होने वाला है तो उसका हम आज से प्रोविजन करके रख लेते हैं। लेकिन कभी भी हम एक्सपेक्टेड इनकम का प्रोविजन या प्रॉफिट का प्रोविजन नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर या लॉस का प्रोविजन ही होता है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कब बनता है, जब हम लोग परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट पे, तो मतलब हमने उधार पे माल खरीदा हुआ है किसी से और उसे हमने कुछ समय बाद हम पेमेंट करेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर बन जाता है, ठीक है। और कंपनी में सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है, सन्ड्री मींस व्हाट, बहुत सारे, क्रेडिटर्स मतलब कोई भी उधार जिसने हमें दिया है प्रोडक्ट, ठीक है, उधारी पे माल दिया हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। बैंक ओडीए और बैंक ओसीसी,
ठीक है। ये ओडी और ओसीसी फैसिलिटीज है। अगर वो आपने लिया हुआ है या दिया हुआ है किसी को, तो या आपने लिया हुआ है किसी से, तो आप उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा पाएंगे। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि आपने लोन तो लिया है, लेकिन हो सकता है उसके सामने आपने कोई असेट्स को या कोई प्रॉपर्टीज को कोलेटरल सिक्योरिटी जैसा आपने बैंक को दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में गए लोन मांगने, बैंक बोलता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या? हमने कहा नहीं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो बैंक बोलता है काम कीजिए, आपके पास ज्वेलरी, आप ज्वेलरी रख लीजिए, ज्वेलरी के अगेंस्ट में आप लोन ले लीजिए, ठीक है। या आप अपनी प्रॉपर्टी रख लीजिए, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लीजिए, या किसी भी असेट्स को आप गिरवी रख दीजिए, उसके अगेंस्ट में लोन लीजिए, तो उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब लोन लिया है बट कोई सिक्योरिटी हमसे लिया नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 प्राइमरी ग्रुप एंड सब ग्रुप। उम्मीद करता हूं आपको ये प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट लेजर ग्रुप। अब लेजर ग्रुप कैसे क्रिएट होगा? हमने ऊपर लेजर देखा कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे लेजर ग्रुप की बात किया जा रहा है। पहला गेट ऑफ टैली में जाना है, देन क्रिएट में जाना है, लेजर ग्रुप में जाना है, फिर क्रिएट लेजर ग्रुप करना है, देन सेव कर देना है। जो भी आपको लेजर ग्रुप बनाना हो बना के सेव कर देना है। अल्टर कैसे करना है? सेम गेट ऑफ टैली में जाना है, अल्टर में जाना है, लेजर ग्रुप में जाना है, फिर लेजर ग्रुप को अल्टर कर देना है सिलेक्ट करके, एंड देन सेव कर देना है। फिर सर हाउ टू डिलीट लेजर ग्रुप को डिलीट करना है तो सिंपली आप उसको यूज नहीं करोगे, डिलीट करने से पहले आप उसको जनरल में यूज नहीं कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली है गेट ऑफ टैली में जाना है, अल्टर में जाना है, लेजर ग्रुप में जाना है, सिलेक्ट लेजर ग्रुप विच वी वांट टू डिलीट एंड देन अल्ट प्लस डी करके वाई करके डिलीट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में आपको अराउंड 10 लेजर्स दे रहा हूँ, 8 से 10 लेजर मैंने आपको यहाँ पे ड्राफ्ट किए गए हैं, और इन सबको मैं आपको प्रैक्टिकली सिस्टम में करके दिखाऊंगा कि लेजर कैसे बनाते हैं। उसी में मैं कोशिश करूंगा एक आपको ग्रुप भी बना के दिखाने के लिए, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं आपको ग्रुप को अल्टर भी करूंगा, लेजर को अल्टर भी करूंगा। तो चलिए उसके पहले मैं बनाऊं आपको, पहले तो मैं दिखा दूं कि सिस्टम में कि प्री डिफाइंड जो ये मैंने लेजर्स की बात की वो सिस्टम में कैसे दिखते हैं और कहां दिखते हैं, और प्री डिफाइंड ग्रुप जो है लेजर्स और ग्रुप कैसे सिस्टम में दिखते हैं और कहां दिखते हैं। जो आपको मैंने बताया कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में 28 जो मैंने बताया ये कहां दिखेंगे वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूं। तो चलिए उसके बाद हम ये एग्जांपल को करेंगे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं टैली में डायरेक्टली। दोस्तों मैं यहाँ पर टैली में आ चुका हूं। सबसे पहले मैं यहाँ करूंगा क्या, एक कंपनी क्रिएट कर लूंगा। कंपनी क्रिएशन का कंप्लीट वीडियो डिटेल में मैंने बना के रखा हुआ है। अराउंड मेरा माइट बी वीडियो नंबर वो 3rd है, तो आपको अगर डिटेल में देखना है, इसे समझना है तो आप जाके वहां देख सकते हो, जिसमें मैंने कंपनी क्रिएशन, कंपनी अल्टर, कंपनी डिलीट के बारे में बताया, बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कंपनी नेम में डाल देता हूँ। मेरे कंपनी का नाम है, समझ लीजिए महेश प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, महाराष्ट्र। देन कंट्रोल मार के मैं इसे सिंपली सेव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स पूछ रहा है, फिलहाल मैं आपको बता दूं जीएसटी को फिलहाल मैं नो ही रखूंगा। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर मैं आ गया हूँ गेट ऑफ टैली पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मेरा गेट ऑफ टैली का स्क्रीन है। सबसे पहले मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे आपको दिखाना था, तो मैं अल्टर में जाऊंगा। अल्टर में जाने के बाद मैं आपको लेजर्स में लेके जाता हूँ। लेजर्स में देखिए 2 लेजर्स पहले से बने हुए हैं, अभी तक मैंने कोई लेजर्स यहाँ पर बनाया नहीं है, जिसका नाम है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं स्केप करके बाहर आ जाता हूँ और आपको फिर ग्रुप में लेके चलता हूँ। ग्रुप में जरा देखिए इतने सारे ग्रुप जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, 15 + 13 ये सब बने हुए हैं यहाँ पर, और मेन ग्रुप भी है और सब ग्रुप साथ में लिखे हुए हैं यहाँ पर। चलिए तो मैंने आपको ये दोनों चीज दिखा दिया। अब मैं बैक करता हूँ और आपको एक एक लेजर में बना के सिस्टम में दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला लेजर जो हमारे सामने, ये लेजर्स का नाम है और लेजर्स का एप्रोप्रिएट ग्रुप है। तो पहला क्या है, वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट हमें पता ही है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपली कैसे बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। और अंडर यहाँ पर देखिए हमें अंडर रखना होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंस टीचर के अंडर रख दे रहा हूँ, नॉट अप्लीकेबल। और कोई डिटेल यहाँ डालना है तो आप अप्रोप्रिएट डाल सकते हो। उसका ओपनिंग बैलेंस के हालांकि होगा नहीं कुछ भी वेजेस का, तो यहाँ पर आप नहीं डालोगे, कंट्रोल मार के इसका सेव कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम रेंट अकाउंट दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंट अकाउंट, ये होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ भी अप्रोप्रिएट आपको बाकी कुछ सिलेक्ट करना हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन कंट्रोल मार के इसे भी सिंपली सेव कर देते हैं। थर्ड में देखता हूँ कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव आपका इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कमीशन रिसीव्ड। ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। देखिए आपको साइड से यहाँ से दिख रहा होगा सारे के सारे आपके अप्रोप्रिएट ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ से आप इनडायरेक्ट इनकम ले लीजिए, नॉट एप्लीकेबल करके इसे सिंपली सेव कर दीजिए। आगे चलेंगे तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मशीनरी, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। अच्छा मैं आपको बता दूं, मशीनरी जो होता है ना वो आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो होता है जिसको आप देख और फील देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मशीनरी लिख देता हूँ।
ये बेसिकली मशीनरी हमारा होगा क्या, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बट यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स का पहले से एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। बट मैं इसको फिक्स्ड एसेट्स में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं इसको फिक्स्ड एसेट्स में भी एक ग्रुप में बनाना चाहता हूँ, जो कि मैं बनाना चाहता हूँ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो मैं यहाँ पे अल्ट सी करके बनाऊंगा और लिखूंगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को किसके अंदर रखना चाहता हूं मैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो अब ये जो मैंने बनाया ये है ग्रुप क्रिएशन, ठीक है। लेजर्स का ग्रुप में क्रिएट कर रहा हूं और उसको अप्रोप्रिएटली मेन ग्रुप के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके अंदर मैंने रख दिया। तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहां पर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो किसके अंदर बना है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बना हुआ है। तो यहां पर मैं इसे भी, इसका ओपनिंग बैलेंस आपको डालना रहेगा, तो यहां से आप ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिएगा यहां पर और इसे सिंपली क्या कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक इंटेंजिबल भी बना के दिखाता हूं और उसके लिए भी मैं आपको ग्रुप बना के दिखाता हूं यहाँ पे लेजर्स का। लेट्स टेक एग्जांपल, गुडविल की बात हो रही है। गुडविल आपको पता ही है इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, बट फील कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट्स के तो मैं आपको बताता हूँ फिक्स्ड एसेट्स के। तो पहला एग्जांपल होता है गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटर्न, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है। और ये सब हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो चलिए हम यहाँ पे गुडविल को अल्ट सी करके यहाँ पे हमें फिर से ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अंडर फिक्स्ड एसेट्स के रख दिया हूं, कंट्रोल मार के मैंने सेव कर दिया। और देखिए इस तरीके से आप उसका ओपनिंग बैलेंस डालना तो डाल सकते थे और सेव कर दिया मैंने यहाँ पर। आगे चलते हैं तो आप देखते हो कि लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। अभी लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक बेसिकली होगा क्या, लोन लायबिलिटी। तो मैं इसे लोन लायबिलिटी में डाल देता हूं बिकॉज हमने लोन लिया हुआ है। डिटेल आपको और डालना रहेगा डिटेल में, तो आप डाल दीजिएगा उनका एड्रेस क्या है, कहाँ पर है उनका एड्रेस एंड ऑल, और ठीक है, और कितना ओपनिंग बैलेंस है लोन का वो भी आपको डालना रहेगा। तो नीचे आप यहाँ पे डाल सकते थे। परचेज अकाउंट देन सेल्स अकाउंट, तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। जब भी आप स्टॉक आइटम का एंट्री पास करते हो परचेज या सेल का, तो आपको परचेज करोगे तो आपको परचेज अकाउंट वहां पे लेजर सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो, और अंडर वो परचेज अकाउंट में ही जाता है। आप स्टॉक आइटम का अगर सेल कर रहे हो तो वो आपका सेल्स अकाउंट में आपको रखना पड़ेगा ताकि वो सेल्स अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा बना रहा हूँ मैं सेल्स अकाउंट, इसको अंडर रख रहा हूँ मैं सेल्स अकाउंट के, ठीक है, डन। कंट्रोल मार के मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट मैं बनाने वाला हूँ आफरीन प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन है, मेरा सन्डी क्रेडिटर है, ठीक है। और निकिता प्राइवेट लिमिटेड ये मेरा सन्डी डेटर है। तो मैं यहाँ पे आफरीन प्राइवेट लिमिटेड, जिनसे मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ वो मेरा कौन होता है, सन्डी क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनको रख दिया। बिल वॉच डिटेल को यस रखूंगा ताकि जितनी बार भी मैं इनसे खरीदूं हर बिल की मैं यहाँ प्रॉपर एंट्री पास करूं। और यहाँ पर इनका एड्रेस होगा तो आप डाल दीजिएगा कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इनका पिन कोड क्या है, और उसके बाद में इनका कोई डिटेल वगैरह पैन नंबर वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं। अगर इनका जीएसटी वाले पार्टी तो जीएसटी को एक्टिवेट करके जीएसटी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उनका डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ इनका बकाया है लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस डालना, तो यहाँ पे वो भी आप फिगर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं निकिता प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा क्या होगा, ये हमारे सन्डी डेटर्स होंगे। तो यहाँ पे सन्डी डेटर्स में लेता हूँ, इधर भी बिल वॉच डिटेल यस रखना है, इनका एड्रेस तो डाल दीजिए, बाकी डिटेल इनका भी पैन नंबर वगैरह डालना है डाल दीजिए। इनसे कुछ पैसा आना बाकी है और अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो वो आप डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस करके, ठीक है। कंट्रोल मार के सेव। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे के सारे लेजर आपके लिए बना दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ कि अगर मैंने किसी भी लेजर को यूज करके एंट्री पास कर दी तो मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं अल्टर कैसे करते हैं, ठीक है। लेजर्स को अल्टर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लेजर मैंने यहाँ पे बनाया है, मुझे आफरीन को अल्टर करना है। यहाँ पे आफरीन का नाम थोड़ा गलत हो गया है, समझ लीजिए। आफरीन का नाम है आफरीन जी प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं अल्टर में गया, अल्टर में जाकर लेजर्स में गया और लेजर्स में जाकर जिस भी लेजर को अल्टर करना था उसके अंदर जाकर मैंने उसको यहाँ पे अल्टर करके कंट्रोल मार के सेव कर दिया। अब देखिए इनका नाम आफरीन जी प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है। तो इस तरीके से मैं लेजर्स को अल्टर कर सकता हूँ। अब लेजर्स को अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, अल्टर में ही जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और देन क्या करेंगे, जैसे मुझे कैश को डिलीट करना है तो यहाँ मैं कैश के अंदर जाऊंगा और अल्ट डी करूंगा एंड देन यस कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट, यहाँ पे मैं सारे लेजर्स को डिलीट कर सकता हूँ लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डिलीट नहीं कर सकता हूँ। आपको देखना तो देख सकते हो, अल्ट डी करोगे लेकिन यहाँ पर डिलीट होगा ये नहीं। इवन तो मैंने इसको जनरल एंट्री में यूज नहीं किया, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ये डिलीट होने वाला नहीं है। अब मैं कैश फिर से बना लेता हूँ क्योंकि कैश को मैंने डिलीट कर दिया है यहाँ पर। तो क्रिएट में गया, लेजर्स में गया, यहाँ पे मैं कैश बना लिया, कैश इन हैंड लिख देता हूँ, कैश इन हैंड, इसको अंडर रख देता हूँ कैश इन हैंड अकाउंट में। यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ कैश, कैश इन हैंड थोड़ा ऑड लग रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली कैश लिख दे रहा हूँ और उसको कैश इन हैंड में रख देता हूँ। कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, कंट्रोल मार के सेव कर दीजिए, ठीक है।
तो मैंने कैश फिर से बना लिया, तो मैंने आपको डिलीट करके दिखाया, अल्टर करके दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी जनरल एंट्री में एक बार अगर पास कर देता हूँ उसके बाद मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ क्या, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वाउचर्स में गया, वाउचर्स में जाने के बाद में मैं एक जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ समझ लीजिए, और सेम डेट को 1 अप्रैल को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ। डेट चेंज करना होगा तो F2 करके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं मोड ऑफ पेमेंट कैश ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रेंट अकाउंट जो मैं समझ लीजिए रेंट में पे कर रहा हूँ, और रेंट है समझ लीजिए 2000 रुपये का, ठीक है। और नरेशन आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है, नीचे यहाँ पर हम नरेशन लिख सकते हो, बिंग रेंट पेड इन कैश रुपीज 2000 रुपीज, कंट्रोल में मार के सेव कर दूंगा। मेरे पास कोई कैश नहीं था इसलिए कैश आपका नेगेटिव में दिखेगा और रेड में दिखेगा। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, कैश को और रेंट को डिलीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं होता है क्या। तो यहाँ पे मैं अल्टर में जाऊंगा और लेजर्स में जाऊंगा, कैश में जाऊंगा और अल्ट डी करूंगा। देखिए ये डिलीट नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि मैंने इस लेजर को यूज कर लिया है। और रेंट को भी देख लेते हैं हम लोग, रेंट भी यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करते हैं, अल्ट डी करके, ये भी डिलीट नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर एक बार आपने लेजर्स को जनरल एंट्री में यूज कर लिया तो वो लेजर तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक कि आप वो जनरल एंट्री नहीं डिलीट करोगे। तो मैं जनरल एंट्री डिलीट करके फिर से आपको लेजर डिलीट करके दिखाता हूँ। जनरल एंट्री आपको देखना है तो कहाँ जाओगे, आप डे बुक में जाओगे। डे बुक में आपको लेटेस्ट डे की जनरल एंट्री दिखती है। अगर आपको कंप्लीट देखना है तो अल्ट F2 करके पीरियड स्केप कर दीजिएगा, तो आपको कंप्लीट पूरे साल की एंट्री दिख जाएगी। यहाँ पर बेसिकली मैं इस एंट्री को क्या करूंगा, डिलीट, तो अल्ट डी करके देन वाई कर दीजिए। ये एंट्री आपकी डिलीट हो गई है, बाहर आ जाइए। अब आप अल्टर में जाइए, लेजर्स में जाइए, एंड देन आप रेंट अकाउंट को आप डिलीट करना है तो डिलीट करके देखिए, यहाँ पे अल्ट डी कीजिए और वाई कीजिए, देखिए आपका आसानी से यहाँ पे डिलीट हो गया। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या डिलीट किया था, जर्नल एंट्री। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अगर लेजर्स को डिलीट करना है तो अगर आपने उस लेजर को यूज नहीं किया जनरल एंट्री में तो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपने एक बार यूज कर लिया तो पहले आप एंट्री डिलीट करोगे, देन आप क्या डिलीट करोगे, उस लेजर्स को। तो यहाँ पर हमने मोर एंड लेस कंप्लीट चीजें खत्म की है लेजर्स के रिलेटेड, और हमने सारी चीजों को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही प्यारी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो प्यारी लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग अकाउंटिंग में वीक है उनके साथ में इन्हें शेयर करके उनको स्ट्रांग बनाइए। तो चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। थैंक्स टू वॉचिंग एसपी कॉमर्स क्रंच। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे। तो चलिए टाटा, बाय बाय, शुक्रिया, ध्यान रखो अपना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।